गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें, डेट इज़ द वर्क एंड एनर्जी। देखो, पिछले चैप्टर्स के अंदर एक चैप्टर हमने जब मोशन किया था तो उसके अंदर हम मतलब कुछ पता तो हमें कुछ आइडिया तो हो ही गया था ना कि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं। लेकिन वर्क और एनर्जी को डिटेल में हम अब चैप्टर 11th के अंदर करेंगे। ओके, देखो आपको पता है, देखो कोई भी चीज़ है, वर्क क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ समथिंग डूइंग, मतलब कुछ करने की कैपेसिटी। हम देखो वर्क को एनर्जी की फॉर्म में हम हमेशा ही बोलते हैं भी वर्क हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वर्क में। ठीक है, तो यहाँ से ना जो मेनली हम बात करते हैं, जो कंसेप्ट है ना वर्क का, वर्क को हम क्या बोलेंगे? वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ सम एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि हुज रोक है, उसको उसके ऊपर वर्क करना हार्ड है। मतलब वर्क को हम इस फॉर्म में बोल सकते हैं ना भी समथिंग कैपेसिटी, कुछ करने की कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है बॉडी की। ठीक है, वो डिपेंड करती है ना, वर्क कितना होगा वो तो डिपेंड करेगा भी जो पर्सन है उसकी एनर्जी कितनी है, या वो जिसके ऊपर वर्क कर रहा है उसके अंदर आपका मतलब क्या कंसेप्ट है। ओके, तो वर्क डन को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? वर्क डन का जो नॉर्मली कंसेप्ट होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ओके, यदि मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जैसे कि हम बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं how is the work defined in sense. To understand this we shall first consider the case when force is acting in the direction of displacement. Okay, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो हमने क्या कर लिया, एक टेबल ले ली, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख ली। ठीक है, हमारी ये ऑब्जेक्ट हमने एक ब्लॉक ले लिया ये, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो कॉमन सी बात है, जब आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे उसके ऊपर तो वो तो डिस्प्लेस्ड होगी ही। लेट कर लेते हैं वो डिस्प्लेस होकर आपकी इस पोजीशन पे आती है, मतलब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट इतनी कर ली, तो आपने उसके ऊपर तो वर्क किया है, मतलब फोर्स लगा रहे हो, है ना? तो फोर्स लगाया तभी वो डिस्प्लेस्ड हुई है। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितनी उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, है ना? क्योंकि कैपेसिटी उसकी हमने फोर्स लगाकर उसके पोजीशन को चेंज कर दिया है, तो मतलब हमने वर्क किया है। वर्क तो तभी होगा ना यदि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तभी तो हम, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो कॉमन सी बात है पोजीशन भी चेंज होगी, तो मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सम वर्क किया है। ओके, तो लेट ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, let the object be displaced through a distance s in the direction of force, w be the work done. To work to be equal to the product of the force and the displacement. Okay, force is a vector quantity and displacement is a, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, वेक्टर, और वर्क डन क्या होता है आपके, एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वर्क आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आप जो फोर्स ले रहे हो ना वो आपको मैग्नीट्यूड लेना है बस, चाहे आप उसको इस डायरेक्शन में मूव करवाओ चाहे उसको इस डायरेक्शन में मूव कराओ, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो वर्क हैज़ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता ही है। ठीक है, वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अब यहाँ देखो, ये यदि आप फोर्स को 1 न्यूटन ले लो, ओके, हमने 1, क्योंकि आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस को मीटर में ले लो, एस को 1 ले लो, फोर्स को 1 ले लो, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 1। तो जो एसआई यूनिट है ना इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को कंबाइंड हम क्या बोल देते हैं, जूल। ओके, तो 1 जूल वर्क कब होगा, जब आपके पास फोर्स 1 न्यूटन होगा और डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर होगा, तो उस केस में आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क किया है, 1 जूल। ओके, दस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ द done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of section of the force. Okay,
देखो क्या व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, क्या ये पॉसिबल है ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन ज़ीरो हो जाए। वट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। देखो यहाँ पे आप एग्जांपल बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। यदि देखो मैंने इस पोजीशन पे आपकी कोई ऑब्जेक्ट थी, उसको हम इस पोजीशन पे ले गए, यहाँ से ले गए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यदि वो वहीं पे आ जाए तो मतलब आपने तो कोई डिस्प्लेसमेंट होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो वर्क भी क्या हो गया, ज़ीरो, मतलब आपने कोई वर्क ही नहीं किया है ना। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई जब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है तो क्या वो वर्क डन होता है, ठीक है। अब आगे देखो, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, फोर्स कितना लगा हुआ है, 5 न्यूटन। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर, फोर्स अप्लाई करने के बाद आपकी ऑब्जेक्ट ना 2 मीटर की डिस्टेंस पे ट्रैवल करके यहाँ आ गई, ठीक है। तो आपको वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना है, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर, तो टोटल आपके पास वर्क डन कितना हो गया, 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। ओके, तो इस तरीके से आप वर्क डन से को क्या बोलोगे, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन ज़ीरो हो सकता है यदि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। वर्क डन आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, वो ये नहीं डिपेंड करता। या तो देखो वर्क डन आप इस बात यहाँ से यहाँ गए, इस केस के लिए वर्क डन निकालो, या आप सीधा स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो तो इस यहाँ से आप निकालो वर्क डन। दोनों केसेस में वर्क डन सेम होगा क्योंकि वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। ओके।